हेलो फ्रेंड्स। आज हम हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के बारे में जानेंगे, जिसे विऔद्योगिकीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हस्तशिल्प उद्योगों का जो अर्थ क्या है और इसके कारण को जानेंगे। हस्तशिल्प उद्योग का क्या कारण है और हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के जो परिणाम हुए, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों को जानेंगे। अर्थ क्या है हस्तशिल्प उद्योगों का? दादाभाई नौरोजी ने बताया था कि जो विऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया हुई है, अर्थात परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और आधुनिक उद्योगों का न लगाया जाना, विऔद्योगिकरण कहलाता है ना। मतलब परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग जो हाथों से चीजें निर्मित की जाती थी, और उसके जगह आधुनिक उद्योग है ना, मशीनीकृत उद्योग जो नहीं लगाया जा रहा है, वो विऔद्योगिकरण कहलाता है। दादा भाई नारोजी ने ऐसा कहा था। अब इसका कारण क्या है हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का? पहला तो साम्राज्यवादी नीति है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। जो ब्रिटिश सरकार ने क्या है, देशी राज्यों पर नियंत्रण कर लिया। देशी राज्यों पर नियंत्रण से क्या हुआ कि जो हस्तशिल्प उद्योग थे, वो राजा का संरक्षण उनको समाप्त हो गया। जो राजा उनको संरक्षण देते थे हस्तशिल्प उद्योगों का, अब वो समाप्त हो गया और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की भरमार हो गई। क्या ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं देशी राज्यों में आने लगी। 1813 में कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया था, है ना। जो 1813 का अधिनियम आया था, उसके तहत ये कहा गया था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि ब्रिटेन से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी। तो उस समय क्या औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं भारत में तीव्र गति से आने लगी, है ना। कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन का या ब्रिटेन की कंपनी भारत में सामान बेच सकती थी। तो इससे भारत के बाजारों में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की अत्यधिक भरमार हो गई। नेक्स्ट क्या था? इंग्लैंड ने अपने यहाँ भारत निर्मित वस्तुओं के आयात पर उच्च शुल्क लगाया, ताकि भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाए। तो भारत की जो वस्तु है वो बाहर भी नहीं जा पाई, और जो अपने मार्केट है उसमें भी वो थी, अपने उस मार्केट में भी वो कम्पीट नहीं कर पाई। इससे हस्तशिल्प उद्योगों के पतन को बढ़ावा मिला, है ना। भारतीय हस्तशिल्प इस तरह भारतीय हस्तशिल्पों के हाथ से बाह्य बाजार भी निकल गया, है ना। मतलब बाह्य बाजार भी हाथ में ना रहा और आंतरिक बाजार भी हाथ में ना रहा। चौथा कारण है, ब्रिटिश शिक्षा नीति ने भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो, किंतु आचार विचार और संस्कृति में अंग्रेज हो। मतलब उन्होंने एक ऐसा मध्यम वर्ग निर्मित कर लिया जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की चाह रखता था, है ना। इससे हस्तशिल्प उद्योगों के पतन को बढ़ावा मिला। इस शिक्षित मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश वस्तुओं की खरीद को प्रोत्साहित किया, फलतः हस्तशिल्पों की मांग में कमी आई और उनका पतन हो गया। नेक्स्ट आता है, रेलवे के विकास से ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं भारत के दूरवर्ती इलाकों में पहुंचने लगी, फलतः भारतीय हस्तशिल्पों का बाजार सीमित हुआ। देखो, रेलवे के विकास ने भी हस्तशिल्प उद्योगों के पतन को काफी बल दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की जो वस्तुएं बनकर आ रही थी, उसको रेलवे के माध्यम से दूरस्थ इलाकों में पहुंचा गया या क्षेत्रीय इलाकों में पहुंचा गया, और वहां से जो हस्तशिल्प उद्योग थे, इनकी जो कम मूल्य रखा था हस्तशिल्प उद्योग, मतलब हस्तशिल्प उद्योग का जो मूल्य था, और जो ब्रिटिश निर्मित वस्तु आ रही थी, तो ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का मूल्य काफी कम होता था, और हस्तशिल्प उद्योग जो हस्तशिल्प द्वारा निर्मित होती है, उनका मूल्य ज्यादा होता था। ये इस तरह भी ये मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाए और बाहर हो गए। अब इसका हम परिणाम देखेंगे हस्तशिल्प उद्योगों के परिणाम का। हस्तशिल्प उद्योगों का जो पतन हुआ, उसका परिणाम का क्या था? तो सकारात्मक परिणाम, भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से सैद्धांतिक दृष्टि से भारत में आधुनिक उद्योगों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, है ना। वस्तुतः प्राग पूंजीवादी का पतन पूंजीवादी औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर ये मतलब प्राग पूंजीवादी स्थिति खत्म होती है, तो आधुनिक तकनीकी चीजों की तकनीकी पूंजीवादी औद्योगिक विकास होगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति कार्य कर रही थी, तो उन्होंने किसी तरह के बड़े उद्योगों को विकास को किसी तरह का बढ़ावा नहीं दिया। नकारात्मक क्या प्रभाव रहा इसका? क्या परिणाम रहा? भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, किंतु आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ। अतः बड़ी संख्या में शिल्पकार बेरोजगार हुए, और वे कृषि के क्षेत्र में संलग्न हुए, और कृषि पिछड़ गई। देखो, जब हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, तो जो हस्तशिल्प निर्माता थे वो बेरोजगार हो गए। अगर वो शहरों में रहते तो ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, तो रोजगार का कोई भी साधन नहीं था, तो वो कृषि में कार्य करने लगे। कृषि में पहले से ही लोग काम कर रहे थे, भारत की अत्यधिक आबादी कृषि में संलग्न थी, तो ये भी आ गए, तो कृषि बहुत ज्यादा पिछड़ गई, और उसमें एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, है ना। बेरोजगारी बढ़ गई और प्रति व्यक्ति पर निर्भरता बढ़ी। नकदी फसलों
नकदी फसलें से अत्यधिक भू राजस्व, किसान ऋणग्रस्त होने लगा, है ना, और सरकार अत्यधिक भू राजस्व मांगने लगी। खाद्यान्न की कमी होने लगी। खाद्यान्न की कमी होने लगी, क्यों होने लगी? क्योंकि उस समय ये नकदी फसलों के उत्पादन पर भी बल दे रहे थे। अकाल की स्थितियां पैदा होने लगी। बहुत सारे अकाल संहिताओं अकाल आयोगों का गठन हुआ। उस समय आप देखेंगे तो अकाल आयोगों के बहुत सारे गठन हुआ। देश कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित वस्तुओं का आयात बनकर रह गया। मतलब कच्चे माल का निर्यातक मतलब जो रॉ मटेरियल होता था, जैसे कपास हो गया, कपास हो गया, और जो भी चाय हो गई, जूट हो गया, ये इसका निर्यात करने लगा और निर्मित वस्तुओं का आयात हो गया, है ना, वहां से मैन्युफैक्चर्ड गुड भारत में आने लगे। तो ये भारत इस तरह से अपनी काफी ऋणग्रस्त हो गया। इसको निष्कर्ष रूप में कैसे लिख सकते हैं? पूरी तरह से परंपरागत ढांचे का विनाश हो गया, शिल्पकार बेरोजगार, कृषि पर भार, और भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछलेपन के रूप में सामने आई। मतलब भारत का जो परंपरागत ढांचा हो गया वो पूरी तरह समाप्त हो गया। भारत का निर्धनीकरण हुआ। निर्धनीकरण कैसे हो गया? कि किसान निर्धन हुआ, वो किसान बहुसंख्यक आबादी को प्रतिनिधित्व करता था भारत में। इस तरह से किसान के निर्धन होने से भारत का भी निर्धनीकरण हुआ। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में तुरंत मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।